हेलो एवरीवन, आज डेट है 10 फरवरी और द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है वो ट्रांस फैट से रिलेटेड होगा। सेकंड आर्टिकल हम डैम से रिलेटेड क्या क्या परेशानियां होती हैं। डैम इसलिए निर्माण किया जाता है कि पानी को कंजर्व किया जा सके, लेकिन जब डैम ही डैमेजेज की कारण बन जाए तो उससे कैसे निपटा जा सकता है, उस आर्टिकल को हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आर्टिकल ट्रांसफैट से रिलेटेड। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ट्रांसफैट होता क्या है। ट्रांसफैट फैट का वो टाइप होता है जो सबसे ज्यादा हार्मफुल टाइप है फैट का, और इसकी वजह से जो हमारी बॉडी है उसको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ये जो ट्रांसफैट होता है वो आर्टिफिशियल रूप में भी मिलता है, मतलब आर्टिफिशियल इंडस्ट्री में इसको बनाया भी जा सकता है, या फिर दूसरा नेचुरल रूप में भी मिलता है। नेचुरल रूप में ये मिलता है रेड मीट और जो डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क, बटर, इन सब में ये पाया जाता है। नेचुरल पता चल गया, आर्टिफिशियल पता चल गया। आर्टिफिशियल कैसे बनाते हैं? इंडस्ट्री में जो ऑयल होता है उसमें जब ऑयल को जब हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करवाया जाता है तो रिजल्ट में बनता है जो हमारा घी होता है ना, नेचुरल घी जो हम घर में यूज करते हैं, उसी तरीके का प्रोडक्ट बन करके आता है। तो वो होता है ट्रांसफैट, आर्टिफिशियली बनाया हुआ। ये जो ट्रांसफैट है, अगर हमारे फूड आइटम्स में ट्रांसफैट की मात्रा ज़्यादा हो तो उसकी वजह से बहुत सारी जो डिजीज है उनका खतरा बढ़ जाता है, जैसे डायबिटीज़ 2। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, बॉडी फैट मतलब ओबेसिटी, ये सब कुछ बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हैं उनका खतरा भी कंपैरिजन टू सैचुरेटेड फैट की तुलना में ट्रांस फैट का अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का खतरा भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये ट्रांस फैट करता क्या है? ये ट्रांस फैट जो हमारा गुड कोलेस्ट्रोल है ना उसको तो कर देता है कम, और बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, हार्ट डिजीज है, उनकी मतलब ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है बॉडी में उनका वेरिएशन। ये जो ट्रांस फैट है जब इसको बॉडी में यूज किया जाता है तो बॉडी में यूज करने की वजह से कैसे, मतलब यूज कैसे कर सकते हैं? या तो आप डायरेक्ट नेचुरली खा रहे हो, देखो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाता है। जो आर्टिफिशियल बनाया जाता है और उसका जब कंज्यूम किया जाता है तो उसकी वजह से ट्रांसफैट बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ट्रांसफैट को कैसे, जैसे मतलब घर में या बाहर कुछ भी तली हुई चीज, डीप फ्राई की हुई चीज, और उस तेल को, उस ऑयल को, उस घी को अगर बार बार यूज किया जा रहा है, मान लो आपने गाइडलाइंस फॉलो कर ली, गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने आपको दी कि आपके फूड आइटम्स में इतना ही ट्रांसफैट होना चाहिए। आपने फूड आइटम्स को चलो फॉलो कर लिया कि ठीक है हम इतना फॉलो कर लेंगे, लेकिन अगर आप फूड आइटम्स को बार बार उस चीज को डीप फ्राई करने के लिए सेम ऑयल यूज कर रहे हो और सेम ऑयल को हाई टेम्परेचर पर बार बार आप गर्म कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी इनडायरेक्टली आपके फूड में जो ट्रांस फैट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अवेयरनेस लोगों में होना बहुत जरूरी है कि ट्रांस फैट कैसे कैसे इंक्रीज हो सकता है फूड आइटम्स में। ये ट्रांस फैट को हमने देखा, इसके बेसिक्स को जाना। प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं ट्रांस फैट के बारे में, ऑप्शन दे देंगे आपको 3-4 और फिर पूछ लेंगे कि ये ट्रांस फैट से रिलेटेड सही है या नहीं है। अब हम देखते हैं कि ये आर्टिकल हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं। डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि WHO के गाइडलाइंस आई थी। WHO ने बोला है, WHO ने रिप्लेस नाम से कैंपेन चलाया था 2018 से, और उन्होंने ये बोला था कि हमारा जो फूड आइटम है उसमें ट्रांसफैट को कम करना है। सभी देशों को ये गाइडलाइंस को मानना है और फूड आइटम्स में 2% से ज्यादा ट्रांसफैट नहीं होना चाहिए। अब इंडिया भी 1 जनवरी 2022 से उन देशों के ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा जिन देशों ने अपने यहाँ पर लिमिटेशन फिक्स कर रखी है कि 2% से ज्यादा आपने जो फूड आइटम्स हैं उसमें क्या नहीं होना चाहिए, फूड आइटम्स में ट्रांसफैट नहीं होना चाहिए। तो WHO की गाइडलाइंस है WHO की गाइडलाइंस है 2023 के लिए, मतलब टारगेट फिक्स किया है WHO ने 2023, और इंडिया तो 1 साल पहले ही उसको अचीव करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इससे पहले भी इंडिया कोशिश कर चुका है। मिड 2016 में जब WHO ने टारगेट फिक्स किए थे उससे पहले ही 2016 में हमारे यहाँ पर फूड आइटम्स में लगभग 10% तक जो ट्रांस फैट है वो पाया जाता था, लेकिन उसको कम करके 10% से 5% किया गया, और दिसंबर 2020 में FSSAI ने
3% फिक्स कर दिया कि 2021 तक हमें टारगेट अचीव करना है, और सेम इसी तरीके का अब दोबारा अचीव करने की कोशिश की जा रही है। इस आर्टिकल में देखो एक एग्जाम्पल दे रखा है डेनमार्क देश का। डेनमार्क वो देश है जिसने 2004 में ही अपने यहाँ पर फूड आइटम्स में 2% का कैप फिक्स कर दिया था कि फैट्स और ऑयल्स में जो ट्रांस फैट है उसकी मात्रा 2% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उस समय डेनमार्क को यूरोप के कई कंट्रीज के द्वारा विरोध झेलना पड़ा था, कई कंट्रीज ने उसका विरोध किया था, और स्पेशली यूरोपियन कमीशन तक ने भी रेजिस्टेंस दिखाया था डेनमार्क को कि आप ये जो कर रहे हो क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ थोड़ा होता है। लेकिन 2019 तक आते आते यूरोपियन यूनियन को भी एक ऐसा रेगुलेशन अपनाना पड़ा कि अप्रैल 2021 तक वो अपने यहाँ पर जो भी फूड आइटम्स बेचे जाएंगे उसमें 2% तक ट्रांस फैट को निर्धारित करेगा। 2020 की एक रिपोर्ट आई WHO की, उसने उस रिपोर्ट में ये बोला गया कि 32 ऐसे देश हैं जो तो पहले ही ऐसे लिमिट्स को फिक्स कर चुके हैं, और धीरे धीरे और भी ज़्यादा जो देश हैं वो इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। अब डेनमार्क ने जब 2004 में इस टारगेट को अपना लिया था तो उसका रिजल्ट भी बड़ा फटाफट देखने को मिला। वहाँ पर जितनी डेथ होती थी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की वजह से, उनकी संख्या कम हो गई। लगभग 1 लाख लोगों के ऊपर 14 डेथ्स की जो संख्या है वो कम हुई। इसके अलावा देखो यहाँ पर अब और ज़्यादा टारगेट की हम बात करते हैं। ये टारगेट WHO की गाइडलाइंस के थ्रू दिए गए हैं। इससे अलावा भी FSSAI ने नेशनल लेवल पे और भी ज़्यादा टारगेट लिए हैं। FSSAI ने ट्रांस फैट फ्री लोगो जारी किया था कि जो भी लोग अपने फूड आइटम्स में 0.2 पर 100 ग्राम या पर मिलीलीटर 0.2 ग्राम, अगर इनडायरेक्टली देखें तो सेम उतना ही आ गया 2%, मतलब 2% से कम ट्रांस फैट होना चाहिए। अगर इतना कम ट्रांस फैट होता है फूड आइटम्स में तो वो ट्रांस फैट फ्री लोगों को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो नेशनल लेवल पे जो FSSAI ने उसने हार्ट अटैक रिविंड एक कैंपेन चलाया था। इसके अलावा उन्होंने स्वस्थ भारत यात्रा, एक साइकिल मैराथन होती थी, उसमें लोगों को अवेयर किया जाता था कि हेल्थ के प्रति कितना अवेयर होना जरूरी है। तो ये सारे स्टेप्स लिए गए हैं धीरे धीरे FSSAI के द्वारा, ताकि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो हेल्थ को लेकर के। कोविड-19 जब से आया है तब से तो ज़्यादा जरूरी हो गया है कि लोगों को हेल्थ के प्रति अवेयर होना चाहिए। तो कंक्लूजन में ये बोला गया है कि अगर ट्रांस फैट का अल्टरनेट है तो हमें उसी को यूज करना चाहिए, और ट्रांस फैट को सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए हेल्दियर सब्स्टिट्यूट्स के द्वारा, ताकि फूड के कोई टेस्ट में कोई कॉस्ट में चेंज हो ना हो, इनमें तो चेंज नहीं हो, और जो सब कुछ चीज है जो फूड आइटम्स है वो हेल्दियर हो जाए। जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको जल्दी से जल्दी जो टारगेट फिक्स किए गए हैं उनको अचीव करने की कोशिश की जानी चाहिए। जो हमारी इंडियन कंपनीज है वो तो पहले ही स्टार्ट कर चुकी हैं FSSAI की जो लिमिट है उसको अचीव करने के लिए। तो ये हमने ट्रांस फैट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल को देखा। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो डैम से रिलेटेड है। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्टेक्स्ट की। उत्तराखंड में अभी एक ट्रेजेडी आई। ट्रेजेडी में क्या हुआ कि जो नंदा देवी ग्लेशियर है उस ग्लेशियर का एक पार्ट टूट करके नीचे खिसक गया, जिसकी वजह से ना सिर्फ ग्लेशियर टूटा, उसके साथ में मलबा ये सब कुछ भी खिसक करके नीचे आ गया। अब वहां पर जो नदी बहती है ऋषि गंगा और धौली गंगा नदी, उनमें एकदम से पानी का लेवल जब बढ़ा तो फ्लैश फ्लड आ गई, जिसकी वजह से वहां पर जो बहुत सारे स्पेशली रैनी विलेज में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहे थे NTPC के, इसके अलावा ऋषि गंगा और धौली गंगा के ऊपर जो एक तरीके से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं उनमें उनको काफी नुकसान हुआ है। 13.2 मेगावाट का ऋषि गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को, और इसके अलावा NTPC का जो 520 मेगावाट का तपोवन विष्णुघाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो धौली गंगा रिवर के ऊपर है, इन प्रोजेक्ट को काफी नुकसान हुआ। और एक NTPC के एक टनल में जहाँ काम चल रहा था वहां तो लोग फंस गए, और फंसने के बाद उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन, हालांकि NTPC NDRF और ITBP की टीम के द्वारा उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी है, अब तक 31 लोगों की, 175 लोग इसमें मिसिंग हो गए हैं, और ये सब कुछ हुआ था 7 फरवरी को। रैनी वो ही जगह है जहां से
चिपको मूवमेंट की स्टार्ट हुआ था। और वही चिपको विलेज जहां पर ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है, जहां पर चिपको मूवमेंट मतलब यहाँ की जो इको डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम है, उसको सेव करने के लिए स्टार्ट किया गया था रैनी विलेज में। तो देखो इस आर्टिकल में बताया गया कि ये डिजास्टर आया, डिजास्टर की वजह से जो डैम्स हैं उनको काफी नुकसान हुआ। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि डैम्स को नुकसान हुआ डिजास्टर की वजह से या डैम्स की वजह से डिजास्टर आया। ये कारण इसमें बताए गए हैं कि हो सकता है ना कि डैम्स की वजह से भी डिजास्टर आ सकता है। तो इसमें एक एक चीज को डिस्कस किया गया है कि डैम्स की वजह से, जब डैम्स का आप निर्माण करते हो तो कैसे आप डिजास्टर उसकी वजह से भी आ सकता है। फर्स्ट पॉइंट है कि जब डैम का निर्माण किया जाता है तो बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव का यूज किया जाता है। एक्सप्लोजिव मतलब डैम कंस्ट्रक्शन के लिए जब आप एक्सप्लोजिव यूज कर रहे हो तो हिमालयन वाला जो रीजन है वो तो काफी क्या है, इको सेंसिटिव एरिया है। और जब कंस्ट्रक्शन का यूज सिर्फ डैम के लिए ही नहीं, आप रोड का यूज कर रहे हो, इसके अलावा और भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जब यहाँ पर चला रहे हो, तो जो हिमालयन स्टेट काफी फ्रेजाइल स्टेट है और यहाँ पर जब आप एक्सप्लोजिव का यूज करते हो तो इसकी सेंसिटिविटी को और ज्यादा इंक्रीज कर देते हो। दूसरी प्रॉब्लम है कि देखो जब डैम का निर्माण किया जाता है तो उसके लिए कंपनसेट किया जाता है। मतलब आपने इतने जंगल को काट दिया और उस जंगल की जगह आपने डैम बना दिया, तो सेम उतने ही एरिया के लिए, उतने ही एरिया में आपको कहीं और फॉरेस्ट डेवलप करना होगा। अब जो फॉरेस्ट पहले बहुत ज्यादा एज के पेड़ थे वहां पर, उनको आप रिप्लेस करके नए पेड़ लगा रहे हो, तो एक तरीके से तो आप कंपनसेट वैसे ही नहीं कर पा रहे हो। दूसरा क्या था कि जो फॉरेस्ट था उसके अगले 50 साल तक कितनी कीमत होने वाली है उसके आधार पर पैसा दिया जाता था कंपनसेशन के रूप में। लेकिन जो कंपनसेटर जो है उसको रेगुलर क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि जब डैम्स का निर्माण किया जाता है ना, तो डैम के निर्माण में जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसको नदियों में दिया जाता है। अब नदियों में आप बहा दिया जाएगा तो एक तरीके से जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो नदियों के नीचे वाले एरिया में जाकर जमा हो जाएगा तो पानी का जो लेवल है वो इंक्रीज होगा और इंक्रीज होने की वजह से जो फ्लैश फ्लड है वो अचानक से आ जाती है। ये कारण है। 2013 में सबको पता है उत्तराखंड में केदारनाथ त्रासदी हुई थी। उसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को गाइडलाइंस जारी की कि आप एक ऐसी कमेटी बनाओ, उसमें पता करो कि क्या डैम तो कारण नहीं थे इस फ्लड के आने के। आप इसको पता करो कि ये जो कुछ भी हुआ है ना, जिसमें 4000 लोगों की डेथ हो गई थी, उसके बारे में पता करो कि भाई हुआ क्या था। तो एक कमेटी बनाई गई, रवि चोपड़ा के जो इसके हेड थे और उसके अलावा 10 और मेंबर्स थे जो जियोलॉजिस्ट थे, बायोडाइवर्सिटी एक्सपर्ट थे। इन्होंने जब अपना एक तरीके से अब इस कमेटी की रिकमेंडेशन आई, इन्होंने अपना कंक्लूजन दिया, तो इन्होंने भी कारण माना कि डैम की वजह से प्रॉब्लम्स होती है। डैम जब आप बनाते हो तो मान लो आपने यहाँ पर डैम बनाया, यहाँ से नदी में पानी आया, नदी में पानी आ रहा है, उसके बाद में आप ऊपर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, उसमें आपका जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है आपने नदी में डाल दिया, वो आकर के डैम में जमा हो गया, या फिर एकदम से जब वो आया सारा मलबा, तो हो सकता है उसकी वजह से डैम को नुकसान हो और जो नीचे वाला जो प्लेन एरिया है उसमें अचानक से बाढ़ आ जाए। दूसरा इन्होंने बताया कि देखो जो भी उत्तराखंड गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो भी डैम कंस्ट्रक्शन होने वाले हैं, उनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो एरिया है वो काफी सेंसिटिव एरिया है। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि देखो ये क्लाइमेट इम्पैक्ट का भी इस एरिया में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। क्लाइमेट इम्पैक्ट जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ग्लेशियर कम जमा हो रहे हैं, मेल्ट ज़्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से भी ग्लेशियर ज़्यादा पिघल रहे हैं और ये जो परेशानी है, ट्रेजेडी है, वो बढ़ने लगी है। नेक्स्ट जो कंसर्न है कि ये जो एरिया है उत्तराखंड वाला जो रीजन है वो काफ़ी सीस्मिक एक्टिव जोन है। हमारा जोन 4 में ये आता है ज़्यादातर, मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर इंटेंसिटी वाला जोन है। इसके अलावा कुछ एरिया जोन 5 में भी आता है, मतलब वेरी सीवियर इंटेंसिटी वाला रीजन है। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो चोपड़ा कमेटी है उसने ये बोला था कि डैम का निर्माण बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। डैम का निर्माण होने की वजह से ये जो एरिया है वो काफ़ी मतलब एक तरीके से एक्टिव होता जा रहा है, सीस्मिक एक्टिव और ज़्यादा होता जा रहा है। कंक्लूजन में ये कहा गया है कि जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है वो एक तरीके से रेवेन्यू क्रिएट करने के लिए चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर डैम क्रिएट हो।
जो स्टेट है उसने तो प्लान कर रखा है कि 450 से ज़्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करवाया जाए, जिनकी कैपेसिटी 27,039 मेगावाट इनकी कैपेसिटी होगी। इसकी वजह से रेवेन्यू क्रिएट होगा। लेकिन जो कमेटी थी, और इस आर्टिकल में भी ये बोला गया है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए डैम का कंस्ट्रक्शन, क्योंकि अगर आपने डैम का रेगुलर इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन करवाया तो जो डिजास्टर इम्पैक्ट हैं उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। और जो डैम्स बिल्कुल वर्सन कंडीशन में हैं उनको आपको क्या करना चाहिए, उनको आपको एक तरीके से उनकी संभाल करनी चाहिए, ताकि जो भी ट्रेजेडी फ्यूचर में अगर देखा जाए, ये जो हमारे साथ ट्रेजेडी हुई ना, उससे सीख लेनी चाहिए। सीख इस तरीके से लेनी चाहिए कि ये जो गलती है वो दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर आप ग्रोथ के लिए इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी इनको नुकसान पहुंचा रहे हो, तो एक तरीके से जो हमारी आने वाली जो जनरेशन है ना, उसके लिए आप काफ़ी खतरा पैदा कर रहे हो। तो ये हमारा डिस्कशन था, इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमने डिस्कस किया है। ओके, थैंक यू।